नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। हम पढ़ने जा रहे हैं किस प्रकार से जो है फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, संवैधानिक मोनार्क बना, देखेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो है लुइस 16 फ्रांस के राजा बने 1774 में। लुइस 16 फ्रांस के राजा बने, कब बने? 1774 में। हमने ये देखा। हम और क्या देख चुके हैं उसके बाद, जब वो फ्रांस के किंग बने, जब वो मोनार्क बने, तो हमने देखा कि उनकी जो ट्रेजरी थी पूरी तरीके से एम्प्टी थी, खाली हो चुकी थी। धन इतना नहीं था फ्रांस में। उन्होंने डिसीजन लिया कि वो क्या करेंगे, टैक्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, पर हमने ये पढ़ा था कि फ्रांस का जो मोनार्क है वो जो टैक्स से रिलेटेड डिसीजन है वो अकेले नहीं ले सकता। ठीक है, अकेले नहीं ले सकता। इसलिए उसने क्या किया 1789 में क्या किया, एक स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया। 1789 में स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया। उस स्टेट जनरल की मीटिंग में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है थर्ड स्टेट का जो प्रपोजल था उसको ठुकरा दिया गया। यदि आपको पढ़ना है, यदि आपको पूरी तरीके से समझना है तो प्लीज़ मेरा जो लास्ट लेक्चर है उनको देखें अच्छी तरीके से। ठीक है, हमने देखा कि 1789 में किस तरीके से जो है जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर थर्ड स्टेट का जो प्रपोजल था उसको पूरी तरीके से ठुकरा दिया। और देखा कि हमने थर्ड जो स्टेट थी उसने क्या किया, एक नेशनल असेंबली बना ली। कहाँ? उसने शपथ ली कि वो नेशनल असेंबली बनाई। ठीक है, नेशनल असेंबली बनी 1789 में ही बनी। उन्होंने शपथ ली कि जब तक कि वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार नहीं कर लेते, ठीक है, तब तक कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इधर नेशनल असेंबली ने शपथ ली, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी। इधर पूरा फ्रांस जो था पूरी तरीके से जो है ग्रेट फियर में जा चुका था। हम ये भी पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं इस लेक्चर में फ्रांस किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना। ठीक है, हालांकि हमने ये भी देखा था कि जो है लास्ट में जो है लुइस 16 ने जो एग्री हो गए थे वो। ठीक है, वो एग्री हुए। उन्होंने एक ऑफिशियल जो ऑर्डर था जो नेशनल असेंबली ने प्रेजेंट किया था, ऑफिशियल ऑर्डर्स को भी जो है मंजूरी दी। ठीक है, उससे सहमत हुए। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम था वो पूरी तरीके से एबोलिश होता हुआ नजर आया। चलिए अब शुरू करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको करते हैं, किस तरीके से जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क का मतलब होता है एक संवैधानिक मोनार्क। एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक संविधान होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो मोनार्क है उसकी पावर को क्या लिमिट करेगा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का। कब? 1791 में। ठीक है, 1791 में जो नेशनल असेंबली है उसने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ठीक है, इट्स मैन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। इसका उद्देश्य क्या था कि वो पावर को लिमिट करेगा, मोनार्क की मतलब पावर को जो है कम करेगा। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन were now separated and assigned to different institutions, the legislature, the executive and the judiciary। ठीक है, मतलब कि जो पावर जो एक व्यक्ति के हाथ में कंसंट्रेट रहती थी वो क्या करेगा, वो सेपरेट कर देगा इन डिफरेंट हैंड्स। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर को बांट देगा किन किन के बीच में, वो सेपरेट कर देगा इंस्टीट्यूशंस के बीच में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में, जो कि क्या है, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। जिसने क्या बनाया, फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया, एक संवैधानिक मोनार्क बनाया। ठीक है, फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। ठीक है, आपको जो फिगर 7 दिख रहा है, देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से जो है जो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने पावर कहाँ पर ला कर रख दी, नेशनल असेंबली के हाथ में ला कर रख दी। जो भी कौन सी पावर, लॉ से रिलेटेड पावर, जो भी कानून बनेगा अब नेशनल असेंबली के द्वारा, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और ये जो नेशनल असेंबली है वो क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, मतलब इनको डायरेक्ट जनता ने वोट देकर नहीं चुना है। दैट इज
सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स। इसका मतलब यह है कि सिटीजन्स वहाँ पर क्या करते थे, एक ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स को वोट दिया करते थे, ठीक है, वोट फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स। ये जो इलेक्टोर्स थे हु इन टर्न चूज द असेंबली, और ये क्या करते थे, ये जो इलेक्टोर्स थे जिनको कि चूज़ किया गया है जनता के द्वारा, ये जो है नेशनल असेंबली को चूज़ करते थे। नेशनल असेंबली के उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते थे। समझ में आया? तो सिटीजन्स फ्रांस में किनको किनको चूज़ करते थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, वह इलेक्टोर्स को चूज़ करते थे। इलेक्टोर्स जो है वो नेशनल असेंबली को चूज़ करते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। हर व्यक्ति के पास, हर नागरिक के पास वहाँ पर राइट टू वोट नहीं था। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ द एज हु पेड taxes equal to at least 3 days of a labor's wage were given the status of active citizens. एक्टिव सिटीजन्स मतलब, एक्टिव सिटीजन्स क्या होंगे? एक्टिव सिटीजन्स वो होंगे जो कि अपनी आमदनी का, जो अपनी लेबर्स वेज का, 3 दिन की लेबर वेज का वह इक्वल जो है टैक्स पे करते हैं, वो क्या होंगे? एक्टिव सिटीजन होंगे। मतलब अपनी जो मजदूरी कर रहे हैं 3 दिन में, उतना जो कमा रहे हैं वो यदि वो टैक्स में देते हैं तो वो क्या होंगे? एक्टिव सिटीजन्स होंगे। वो क्या होंगे? एक्टिव सिटीजन होंगे, ठीक है। और वह एक्टिव सिटीजन्स की उम्र 25 होना चाहिए। और ये जो, यदि आप ये इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या है? वोटिंग देने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव, दैट इज दे वेयर एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वेयर क्लेस्ड एज पैसिव सिटीजन। और बाकी के जो बच रहे हैं वो किसके अंदर आते थे? पैसिव सिटीजन्स के अंदर आते थे, वो मैन हो या वीमेन हो। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाइएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है। यदि आपको क्वालिफाई करना है, यदि आपको इलेक्टर के लिए क्वालिफाई करना है, ठीक है, या फिर आपको नेशनल असेंबली के लिए क्वालिफाई होना है, तो एक वह उस व्यक्ति को क्या है? टैक्स पेयर का जो हाईएस्ट ब्रैकेट है वहाँ पर आना चाहिए। मतलब वो व्यक्ति जो टैक्स देता है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए टैक्स में, ठीक है। हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर के अंदर यदि आप आते हो, मतलब आप अमीर हो थोड़े, ठीक है, तो आप क्या? इलेक्टर, ठीक है, इलेक्टर बन सकते हो या फिर नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते हो। इलेक्टर कौन? मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जिनको की जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो कहाँ से चालू होता है? वो शुरू होता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कहाँ का संविधान? फ्रांस का, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये फ्रंट है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट्स सच एज, किस तरीके के राइट? जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वेर एस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। मतलब नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, मतलब इसका मतलब होता है कि ये जो राइट है आपको बर्थ से ही मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे ही आपने जन्म लिया, ये राइट आपके साथ जन्म लेंगे, भले आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, ठीक है। और ये जो, जब तक कि आप जो है आप मर नहीं जाते, आपकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। कुड नॉट बी टेकन अवे, ठीक है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स नेचुरल राइट। और ये ड्यूटी थी किसकी? ये ड्यूटी थी स्टेट की, ठीक है। ये ड्यूटी थी स्टेट की कि वो आपके ये जो राइट्स हैं उनको क्या करें? प्रोटेक्ट करें। ये जो सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स हैं इनको क्या करें? प्रोटेक्ट करें। आप यहाँ देख सकते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ठीक है। ये सोर्स सी में यहाँ पर कितने देखने को मिलेंगे? टोटल 17, ठीक है। आपको 17 आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 17 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 17 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओके। राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से रिलेटेड, ओके। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।